जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 7 जिसका नाम है संघवाद। आप इस चैप्टर से बखूबी परिचित हैं, आपने जान लिया है, समझ लिया है कि संघवाद क्या है, भारतीय संघवाद क्या है और भारत के संघवाद में केंद्र सरकार को इतनी अधिक शक्तियां क्यों हैं। आप जानते हैं कि भारत की केंद्र और राज्य सरकारों में किस प्रकार से कामों को बांटा गया है, आप सब कुछ जान चुके हैं। अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर के अंत में और यह है चैप्टर का अंत। और आज हम चल रहे हैं पढ़ने भारतीय संघवाद में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनके कारण कुछ राज्यों को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं या कहिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जो कि भारत के और अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। तो उन्हीं में से आपका एक जम्मू कश्मीर है। अब तो जम्मू कश्मीर एक राज्य ना होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब ये बदल गए, लेकिन एक समय था, आपका एक समय था जब उसके पास ये विशेष प्रावधान थे। 2019 तक उसके पास ये प्रावधान थे, लेकिन 2019 के बाद उसके ये प्रावधान उससे छीन लिए गए, मतलब खत्म कर दिए गए। अब उसके पास वो विशिष्ट अधिकार नहीं है जो पहले थे। फिर भी उनमें से कुछ चीजें आज भी लागू हैं। आज भी भारत का सामान्य नागरिक जाकर वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता। भारत में और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है उस राज्य के बाहर वाले लोगों के लिए। लेकिन जैसे बिहार का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में खरीद सकता है जमीन, लेकिन बिहार का व्यक्ति चाहे कि कश्मीर में जमीन खरीद ले तो वो संभव नहीं है। वो किसी भी हालत में संभव नहीं है। कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी लोग ही जमीन को खरीद और बेच सकते हैं और कोई वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलिए समझते हैं भारतीय संघवाद में किन राज्यों को विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत रखा गया और इस विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत उन्हें किस प्रकार की सहूलियतें दी गई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है ये विशिष्ट प्रावधान। भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। विधायिका का अध्ययन करते हुए समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। जहां छोटे से छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है, वहीं इस व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। तो भारत की ये जो संघीय व्यवस्था है, इसमें हर राज्य को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। आप जानते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय विधायिका है वो 2 सदनों में तब्दील है। एक को हम लोकसभा कहते हैं तो एक को हम राज्यसभा। राज्यसभा माना जाता है कि राष्ट्रीय विधायिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। तो इस प्रकार से हमने असमान प्रतिनिधित्व दिया है क्योंकि सबके आकार जनसंख्या अलग अलग है। अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिस कारण से उसे राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें दी गई है। और वहीं सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है तो उसे कम सीटें दी गई है। पर यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत की राष्ट्रीय विधायिका में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो और इस चीज को हमने सुनिश्चित किया है। उसी के साथ और ये भी हमने तय कर रखा है हमारी राष्ट्रीय विधायिका ने कि हर राज्य की जरूरत के हिसाब से उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमने हर राज्य, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिसकी जैसी इच्छा उसके ऊपर वैसा प्रशासन होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अभिव्यक्ति होती है और जो लोकतंत्र जनता की अभिव्यक्ति ना करे वो लोकतंत्र नहीं होता, वो तानाशाही होती है। लोकतंत्र और तानाशाही में अंतर ही सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र में जनता की अभिव्यक्ति के अनुसार शासन को संचालित
किया जाता है और तानाशाही में एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार पूरा शासन चलाया जाता है। तो ये अंतर है आपके लोकतंत्र में और तानाशाही में। ठीक है, आगे सुनिए। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हैं। देखो, संविधान के अनुसार जिन राज्यों के पास पूर्ण राज्य का दर्जा है उन सभी राज्यों को समान अधिकार मिले हुए, पर फिर भी कुछ राज्यों को हमारी राष्ट्रीय विधायिका ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की है। जैसे ये आपके पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, इनको भारत की शासन व्यवस्था इनको विशेष शक्तियां प्रदान करता है, क्योंकि इन राज्यों में जो लोग रहते हैं वो जनजातीय लोग हैं और उनकी जनजीवन में अगर हम किसी भी प्रकार से दखल अंदाजी करेंगे तो वो वायलेंट हो सकते हैं। वो मेन स्ट्रीम, जैसे आज की ये जो आधुनिक समाज है ना, ये वो आधुनिक समाज वाले लोग नहीं, वो अपनी रूट से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी जड़ से जुड़े हुए लोग हैं। उन्हें ये दिखावे वाली दुनिया पसंद नहीं है, उन्हें दिखावे वाली दुनिया नहीं, उन्हें सादगी भरा और पर्यावरण से जुड़ा जीवन बहुत ज्यादा पसंद है। तो उनके क्षेत्रों में किसी को भी किसी भी प्रकार से बिना सरकार की मर्जी के आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप इन क्षेत्रों में जाते हैं तो सरकार की मर्जी से जाते हैं। विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप इन एरियाज में घूमने भी नहीं जा सकते। समझ में आई बात? और कहीं आप जैसे जब मन उठाए तब चले जाते हैं, इन क्षेत्रों में ऐसा नहीं, क्योंकि इनको उन सब चीजों से अलग रखा गया है, क्योंकि इनकी परिस्थितियां अलग है और राज्यों के हिसाब से। अगर आप बिना बताए सरकार को चले जाएंगे तो आपकी हत्या भी हो सकती है, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जनजातीय लोग हैं, इनको ये नेचर के साथ जुड़े हुए लोग हैं। आज के टाइम में परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातियां बहुल जनसंख्या निवास करती है, यहाँ के ये निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अनुच्छेद 371 बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी हैं। मतलब हमारे संविधान में जिसकी जैसी जरूरत है उसको वैसी सहूलियतें प्रदान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो जरूरत पड़ने पर बहुत सख्त भी है और जरूरत पड़ने पर इतना कोमल है कि वो अपनी जनता की सभी अभिव्यक्तियों को अपने अंदर समा लेता है। तो इसीलिए तो भारत का संविधान बेरोक टोक से 72 सालों से भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है बिना किसी रोक टोक के। और दुनिया के अनेक संविधान उनमें प्रावधान उनको पूरी तरीके से बदल दिया गया, लेकिन भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो अपनी मूल ढांचे के साथ अभी भी विद्यमान है। इन 72 सालों से हमारे मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ये भारत के संविधान की एक विशेषता है कि वो आवश्यकता के अनुरूप कठोर भी है और आवश्यकता के अनुरूप बहुत ही कोमल भी है। भारत का संविधान लचीला है, इसीलिए क्या कहा जाता है, भारत का संविधान बांस की तरह लचीला है। जरूरत पड़ने पर सख्त भी है और जरूरत पड़ने पर बैंड भी हो जाता है। समझ में आई बात? तो ये है भारत के संविधान की विशेषता। तो चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के पास जब उसके पास अपने विशेष प्रावधान थे तो उसके पास किस प्रकार की विशेष शक्तियां थी भारत के अन्य राज्यों से। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या थी धारा 370। क्या थी धारा 370? उस धारा 370 के अंतर्गत कश्मीर को किस प्रकार के विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे भारत सरकार के
द्वारा। आइए जानते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इसके पास विकल्प था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत का चयन किया। देखो 12वीं क्लास में भी यही पढ़ा रहा हूं, भारत निर्माण, राष्ट्र निर्माण। तो वहां पर भी देखो, जब भारत आजाद हुआ ना, भारत दो भागों में बटा हुआ था। सुनना ध्यान से, भारत जब आजाद हुआ तो भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग वो था जिस पर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्न करती थी, एक पार्ट वो था, और एक पार्ट वो था जिस पर राजा महाराजा रूल करते थे। लेकिन वो भी सुपीरियर पावर किसे मानते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पर वो अपने क्षेत्रों पे खुद ओन करते थे, अपने क्षेत्रों की गवर्नेंस वो खुद देखते थे, ठीक है। पर सुपीरियर पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानते थे। जैसे कि अभी के हमारे स्टेट और सेंटर, पूरे देश पर शासन करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर भी हमने स्टेट बॉडीज बना रखी हैं जो कि अपने राज्यों को कंट्रोल करती हैं, और ये रिपोर्ट किसको करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेम वैसे ही स्ट्रक्चर था। एक पार्ट था भारत के, एक पार्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिस पर डायरेक्टली कंट्रोल करती थी ब्रिटिश को, और एक पार्ट थी जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट राजाओं के थ्रू कंट्रोल करती थी। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत को उन्होंने पहले तो दो भागों में बांटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। फिर इन देशी रियासतों को यह कहा कि अगर आप भारत के साथ जाना चाहें तो भारत के साथ जा सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और अगर आप आजाद रहना चाहें तो आजाद भी रह सकते हैं, आप पर कोई दबाव नहीं है। तो उस तरह से भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? 565। अब मान लो अगर ये 565 लोग भारत से अलग होने की बात कर देते तो क्या होगा? आज जैसा आपको ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो आपको भारत एकजुट दिख रहा है, ये नहीं होता। और इस काम को करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो पूरे भारत को एकजुट करते हैं, और वो इन 565 देशी रियासतों के राजाओं को मनाते हैं कि आप भारत के साथ रहें, भारत के साथ रहने में ही आपका फायदा है। तो ये लोग मान भी जाते हैं बहुत से लोग, और इसके लिए भारत को एक कीमत चुकानी पड़ती है, उसे कहते हैं प्रिवी पर्स। इन लोगों को मुफ्त में 20 साल इनको मुफ्त में पैसा देती है भारत सरकार, अपने कर का पैसा इनको देती है, पे करती है कि आप लोगों ने भारत में विलय किया है तो आपकी कमाई हमने छीन ली है, इसलिए हम आपको कमाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो कश्मीर के राजा, जो कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, वो ना पाकिस्तान में जाना चाहते थे ना भारत में जाना चाहते थे, वो अपने आप को आजाद रखना चाहते थे। समझ में आई बात? वो अपने आप को आजाद रखना चाहते थे, वो अपने आप को एक सेपरेट देश बनाकर रखना चाहते थे। तो पाकिस्तान ये मानता था कि कश्मीर की जनता मुसलमान है, कश्मीर की जनता मुसलमान है, इसलिए कश्मीर पर हमारा अधिकार है, कश्मीर पर हमारा अधिकार है। तो वो एक कहते हैं ना, एक जनजाति होती है, कबीले जनजाति, उनको भड़काती है और अपनी सेना के माध्यम से कश्मीर पर हमला कर देती है। कौन? आपकी पाकिस्तानी सेना, कबीलियों के माध्यम से। तो जो हरि सिंह होते हैं, राजा हरि सिंह, वो भारत से मदद मांगते हैं। तो भारत सरकार उन्हें मदद करने के लिए तैयार होती है, तो एक शर्त रखती है कि हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले हमें यह आश्वासन देना पड़ेगा कि आप हमें डाइल्यूट हो रहे हैं, मिल रहे हैं आप हमें, विलय पत्र होता था, उस पर हस्ताक्षर कीजिए, तभी हम आपकी मदद करेंगे। तो हरि सिंह मान जाते हैं और भारत के साथ विलय कर लेते हैं। तो भारत की सेना जाती है और फिर इनको खदेड़ती है, कबीलियों को और पाकिस्तान की सेना को, और इस मामले को नेहरू जी यूएन लेके चले जाते हैं। तो आज के टाइम पर हमारे पास आप कह सकते हैं कि हमारे पास 50% कश्मीर हमारे पास है और 50% कश्मीर
पाकिस्तान के पास है, और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है हम उसे क्या कहते हैं, POK, क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम उसे कहते हैं। और वो लोग पाकिस्तान वाले उसे पता है क्या कहते हैं, आजाद कश्मीर कहते हैं, वो उसे कहते हैं आजाद कश्मीर है। और हमारे वाले को कहते हैं, जो हमारे पास है उसे कहते हैं गुलाम कश्मीर। वो उसकी मांग करते हैं कि हम इसको भी एक दिन छीनेंगे, जितना है उनके पास वो तो संभाल नहीं पाते, फिर भी वो चाहते हैं कि हमारा भी हम दे दें उन्हें, ठीक है, तो वो छोड़ो बात। तो इस प्रकार से कश्मीर का विलय होता है भारत में, भारत में उसका विलय होता है। तो राजा हरि सिंह भी एक शर्त रखते हैं कि आपको हम आप में विलय तो कर लेंगे, लेकिन ये विलय का जो प्रोसीजर होगा इस पे आखिरी मोहर जनता लगाएगी, तो आप इसके लिए जनमत संग्रह कराइएगा कि आपने, जनता तय करेगी कि वो भारत के साथ जाएगी या नहीं। ये पर भारत सरकार उस चीज को कभी नहीं कराती, उसके बदले भारत सरकार उन्हें कुछ विशेष प्रावधान प्रदान कर देती है धारा 370 के अंतर्गत। और वो धारा 370 के अंतर्गत क्या विशेष प्रावधान होते हैं वही जान लेते हैं। अधिकांश मुस्लिम बहुल राज्यों ने पाकिस्तान का चयन किया, पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। इस परिस्थिति में संविधान में उसे काफी ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और सामवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर पर लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक है। आप जानती हैं सेंट्रल जो आपकी लिस्ट है और आपकी जो सामवर्ती सूची है, इन दोनों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, विधायिका की है। तो इसमें जो भी कानून बनेंगे कश्मीर में तभी वो लागू होंगे जब कश्मीर की विधानसभा उस पर एग्री होगी। ये पहले था, अब नहीं है ऐसा, अब नहीं। आपके 2019 तक ऐसा था, 19 के बाद ये सारा कुछ खत्म हो गया, ठीक है। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न है। अन्य राज्यों के लिए 3 सूचियों द्वारा किया गया शक्ति विभाजन स्वतः प्रभावी होता है। जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार को सीमित शक्तियां प्राप्त है। केंद्र सूची और सामवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का वहां प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। इससे जम्मू कश्मीर राज्य को ज्यादा स्वायत्तता मिल जाती है। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पास ज्यादा स्वायत्तता थी कि वो केंद्र सरकार के किसी भी कानून को अपने ऊपर लागू होने से रोक सकती थी। उसकी मर्जी, उसकी विधानसभा की मर्जी होगी तभी उसके ऊपर केंद्र सरकार के कानून लागू होंगे। अगर उसकी विधानसभा की मर्जी नहीं होगी तो वहां पर भारत सरकार के कानून लागू नहीं होंगे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। धारा 370 खत्म होने के बाद अब ऐसा नहीं है, ना ही भारत सरकार विधायिका से पूछती है, विधायिका ही को खत्म कर दिया गया। अब वहां पर MP नहीं, MLA नहीं है, कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक नाम की चीज ही खत्म कर दी है। वहां पर चुनाव होते ही नहीं। वहां चुनाव सिर्फ कौन से होते हैं, सांसद के चुनाव होते हैं, विधायक के चुनाव नहीं, ठीक है। व्यवहार में जम्मू कश्मीर को उतनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं है जिसका संकेत अनुच्छेद 370 की भाषा से मिलता है। कहने के लिए जो स्वायत्तता की बात कही गई है, इसमें जिस प्रकार की स्वायत्तता की बात कही गई है उस प्रकार की स्वायत्तता वास्तविक रूप में जमीनी हकीकत पे नहीं है। कहने के लिए हमने इतनी कह रखी है लेकिन हम देते नहीं है इतनी स्वायत्तता। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर समय, मैंने आपको बताई है, जम्मू कश्मीर में ज्यादातर समय राष्ट्रपति शासन ही रहा है। जब राष्ट्रपति शासन ही रहा है तो इसका मतलब क्या है, केंद्र सरकार के पूरे नियंत्रण में रहा है। मैंने आपको बताया रखा है भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगने वाला अगर कहीं कोई राज्य है तो वो है जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन में रहा है, जिसका मतलब वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही रहा है। और जब भी वहां कोई लोकतांत्रिक सरकार बनी है तो हमेशा कांग्रेस का या बीजेपी का गठबंधन रहा है, या कांग्रेस या बीजेपी ही सत्ता में रही है। तो कांग्रेस बीजेपी तो कभी ऐसा करेंगे ही नहीं कि जो भारत सरकार कानून बनाएगी उसे वहां लागू नहीं होने देंगे। हो सकता है कभी, क्योंकि भाई वही सेंटर में आपके द्वारा बनाया गया कानून किसी राज्य में नहीं लागू होगा तो देश की जनता क्या कहेगी, आपके ऊपर सवाल खड़ा कर देगी ना। तो ऐसा होता ही नहीं था कि सेंटर कोई कानून बनाए और उस कानून को जम्मू कश्मीर की विधानसभा मानने से मना कर दे।
संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। वहां पर जो वहां के क्षेत्रीय दल है वो भी अपनी खुद के दम पर कभी सत्ता में पहुंचते ही नहीं थे, उन्हें सेंट्रल पार्टी से गठबंधन करना ही पड़ता था, चाहे वो आपकी कांग्रेस से ही ज्यादातर एट द एंड भाजपा से करना पड़ा, नहीं तो कांग्रेस ही ज्यादा टाइम तक रोल में रही है आपके कश्मीर के मामले में। तो भाई सेंट्रल में भी आपकी कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए रूल्स को वहां माना ही जाता था। सेंट्रल में कांग्रेस थी और स्टेट में भी कोalition में कांग्रेस होती थी, तो आराम से कांग्रेस जो लॉज बनाती थी पूरे देश के लिए वो वहां पर भी उतनी ही आसानी से लागू होते थे जब उनकी विधायिका चल रही होती थी। मैंने आपको बता ही रखा है कि लंबे समय तक वहां की विधायिका को भंगी रखा जाता था, वहां पर राष्ट्रपति शासन रहता था। राष्ट्रपति शासन रहता था तो इसका मतलब केंद्र का पूरा नियंत्रण रहता था, तो केंद्र का नियंत्रण रहता था, धारा 370 का कोई मतलब ही नहीं था। बस ये क्या था, एक झूलता हुआ झुनझुना था कश्मीरियों के लिए कि तुम्हें विशेष अधिकार मिले हुए, बस कहने के लिए। कश्मीरी भी थोड़े से कंफ्यूज है, कोई दिक्कत नहीं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति से यह तय करे कि केंद्र सूची और सामवर्ती के कौन कौन से प्रावधान राज्य के लिए प्रभावी होंगे। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से अब तक 2 संवैधानिक आदेश जारी किए हैं जिनके अंतर्गत इन सूचियों में वर्णित अधिकतर शक्तियों को राज्य में लागू किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान और ध्वज जरूरी है, पर संघीय और सामवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति को अब पूरी तरह से स्वीकृति मिल गई है। मान लीजिए कि अब तो है ही नहीं है, पहले था ये सारी चीजें, तो राष्ट्रपति प्रमुख था। पहले कश्मीर के पास अपना खुद का संविधान भी था और खुद का अपना ध्वज भी था। आज के टाइम पर ये सब कुछ खत्म कर दिया गया। पहले भी ये कहने मात्र का था और अब तो पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म, कि अब ना आपके पास कहने के लिए आपका संविधान है, ना कहने के लिए आपका ध्वज है। पहले एक जुमला था कि आपके पास विशेष अधिकार है, विशेष अधिकार तो खत्म ही हो गया है। आगे सुनिए। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर यह है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं, अब जो चाहे केंद्र सरकार वो वहां कर सकती है। भारत सरकार जो चाहे उन प्रावधानों को वहां लागू करा सकती है। कहां? आपके जम्मू कश्मीर में। अनेक लोगों की मान्यता है कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का औपचारिक और समान विभाजन संघ की सभी इकाइयों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अंततः जब भी ऐसे विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था संविधान में की जाती है तो उसका कुछ विरोध भी होता है। इस बात की भी शंका होती है कि ऐसे विशिष्ट प्रावधान से उन क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियां मुखर हो सकती हैं। अंततः इन विशिष्ट प्रावधानों को लेकर कुछ विवाद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिलना चाहिए, पर मेरा मानना है कि लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि जो स्पेशल है उसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए। देखो, अगर कश्मीर में यहाँ के लोगों को जाने दिया जाएगा तो यहाँ के लोग कश्मीर की जो खूबसूरती है ना उसे बर्बाद कर डालेंगे। आज के टाइम पे आप देख लो, आपके जो धार्मिक स्थल है उनको टूरिस्ट स्थल में बदल दिया गया है। क्या ये सही है? वो टूरिस्ट स्थल नहीं है, वो धार्मिक स्थल है। उनकी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लोग वहां रील बनाने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, वो घूमने की जगह नहीं है, वो धार्मिक स्थल है। उन्हें धार्मिक स्थल बने रहने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, उनकी सुंदरता उसी में है।
मैं गया था अमरनाथ। अमरनाथ में अब एक नए रास्ते भी खोल दिए गए हैं। जो नया रास्ता है वो बहुत ही आसान है और सरल है, पर ये जो सरलता हम कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का अर्थ है कि आप अपना विनाश के लिए खुद ब खुद गड्ढा खोद रहे हैं। एक हद तक सब कुछ होना चाहिए, या फिर आप सरल कर रहे हैं तो आप लिमिटेड लोगों को ही एक स्लॉट में भेजें। लोगों की लिमिट सेट करें, इतने लिमिट से ज्यादा एक साल में वहां नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। क्योंकि आप उन क्षेत्रों को देखें, आप उनकी सुंदरता को खराब करने के लिए लोगों को भारी संख्या में भेज रहे हैं। भाई ठीक है, पर्यटन से कमाई होती है, लेकिन पर्यटन से कमाई के चक्कर में हम अपनी उस संपत्ति को क्यों बर्बाद कर रहे हैं जिसको रिस्टोर करने के लिए हमें करोड़ों खरबों खर्च करने पड़ जाएंगे। आप वो भी तो सोचो, आप करोड़ों कमाने के चक्कर में खरबों की संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब आप दूरदर्शी नहीं है, आप इसका मतलब दूरदर्शी नहीं है। भाई आज आप शराब पीकर अपने लीवर खराब कर रहे हो। आपने शराब पी और लीवर खराब हुआ तो आपका कितने का खर्चा होगा? कभी आपने सोचा? आप कभी सोच ही नहीं रहे। तो उसी प्रकार से आप जब पर्यावरण को इतनी बेदर्दी से उसके खिलाफ काम करेंगे तो क्या होगा? भूस्खलन भी होगा और भूकंप भी आएगा। समझ में आई बात? नेचर को नेचर के तरह ही रहने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बेहतर है। उसमें कुछ भी परिवर्तन आप खुद ही देख लो। आज के टाइम पे अमरनाथ की यात्रा लोगों ने क्या बना लिया है? फैशन बना लिया है, फैशन बना लिया है। और वो फैशन नहीं है भाई, वो हमारा धर्म है, और धर्म कभी फैशन नहीं होता। धर्म पालन करने वाली चीज होती है। लोग आज के टाइम पे धर्म का पालन नहीं, धर्म का क्या फैशन कर रहे हैं। और फैशन नहीं है धर्म, फैशन जीवन पद्धति है, जीवन जीने का तरीका है और कुछ नहीं है। वो फैशन नहीं है, उसका दिखावा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज के सोशल मीडिया के जमाने में लोग धर्म को भी फैशन की तरह ट्रीट करते हैं। और इन क्षेत्रों को विशेष दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि भैया इनकी सुंदरता को बर्बाद कर दोगे आप। अगर मैं यहाँ रोक नहीं लगाएगी सरकार तो यहाँ के जो इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, लोग अपनी कमाई के लिए इन जंगलों को कटवा डालेंगे, यहाँ टूरिस्ट प्लेस बनवा देंगे। इसीलिए और यहाँ पर भी हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ पर भी कोई बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद नहीं सकता, क्योंकि अगर बाहरी व्यक्ति को ये परमिशन मिल गई तो वो इनकी सुंदरता के साथ जो तांडव करेंगे ना अपनी जेब भराई के लिए, वो फिर बर्दाश्तनीय नहीं होगा। आज भी देखो आप, ठीक है भाई सरकार सहूलियत प्रदान कर रही है, लेकिन इस सहूलियत के चक्कर में हम कितना नुकसान उठा रहे हैं ये भी तो सरकार को सोचना चाहिए। सब चीजें सोचनी चाहिए, हमारे देश की जनता को भी कुछ चीजें सोचनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट हमें भी भोगना चाहिए। हम धर्म की यात्रा पे जा रहे हैं और हमें कष्ट ना हुआ तो फिर वो धार्मिक यात्रा किस बात की? अगर आप अमरनाथ की यात्रा जा रहे हैं और आप जो ओरिजिनल रूट है उस रूट से नहीं गए तो फिर मतलब क्या है? जो ओरिजिनल रूट है उससे जाएंगे तभी तो अच्छा रहेगा ना। रूट तो असली वही है ना। अगर आप दूसरे रास्ते शॉर्टकट से जा रहे हो तो फिर मतलब क्या? भगवान के पास जाने में भी आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो फिर मतलब क्या? फिर कौन सी भक्ति? फिर तो वो दिखावे की भक्ति, वो क्या है? फिर वो असली भक्ति नहीं। भक्ति तो वो है जिसमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो भी संकट हो उन्हें झेलना पड़े आपको, तब है वो भक्ति। नहीं तो फिर क्या शॉर्टकट से हेलीकॉप्टर से पहुंच गए, ये कोई भक्ति थोड़ी ना है। आपने कुछ कष्ट ही नहीं साथ, क्या मतलब है फिर भक्ति का? भक्ति का मतलब होता है आपके अंदर आपका असली रूप प्रभु देखे। आपका छलावा प्रभु देख रहे हैं, छलावे से प्रभु के पास पहुंच रहे, तो फिर क्या मतलब है? आपकी भक्ति नहीं, वो तो ढकोसला। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका ये समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।